बैक्टीरिया बहुत सारे खाने की चीजों में यूज होता है, हमारी एंटीबायोटिक्स में यूज होता है, और बैक्टीरिया हमारे हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। जो यूजफुल होते हैं वो हमारे खाने में और हमारी दवाइयों में यूज होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपकी ऐप में बायो की क्लास है। बायो की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण, जो कि आपने लास्ट क्लास में देखा था। उसमें हमने ग्रुप्स को डिवाइड किया था, बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया था। हमने 5 जगत वर्गीकरण तक देखा था। उसमें हम मोनेरा पर बात कर रहे थे। तो मोनेरा ग्रुप को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अगर उनकी संरचना के आकार पर उनको विभाजित किया जाए तो वो कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी थी। अब हम बात करेंगे अगर उनको पोषण और आवास की दृष्टि से उनको विभाजित किया जाएगा तो किस तरीके से उनको विभाजित करेंगे, हम आज इसको देखेंगे। तो अगर हम पोषण की दृष्टि से जीवाणुओं को देखें तो जीवाणुओं को 2 भागों में बांटेंगे। पहला एक तो होगा स्वपोषी और दूसरा परपोषी। अब ये तो आपने स्वपोषी और परपोषी ये सबको पता होगा, तो इसको ना ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं जीवाणुओं के बारे में ही बात करूंगी इसमें। तो स्वपोषी जीवाणु वो होते हैं जो अपना पोषण खुद से करते हैं, उनको बोलते हैं हम स्वपोषी जीवाणु। अब जीवाणु के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो जीवाणुओं के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो क्या पाया जाता है कि वो अपना पोषण खुद कर सके। तो हम देखेंगे जब हम जीवाणु जो स्वपोषी जीवाणु होते हैं, इन्हें बोलते हैं हिंदी में स्वपोषी जीवाणु, ठीक है। तो हमारे स्वपोषी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, बैक्टीरिया। तो अगर इनको पोषण की दृष्टि से बांटा जाएगा तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्वपोषी और रासायनिक स्वपोषी। अब हम प्रकाश स्वपोषी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो प्रकाश स्वपोषी है उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक को बोलते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल। इस वर्णक की वजह से ये प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे पौधे अपने अंदर क्या करते हैं, प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर रखते हैं, उसी तरीके से ये क्या करते हैं, प्रकाश स्वपोषी होते हैं। लेकिन जो आपका नॉर्मल फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन होती है वो होती है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O। तो ये क्या बनाएंगे, C6H12O6। ये आपने पढ़ा हुआ है ना आपका, ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है और एनर्जी। लेकिन इनमें क्या कैसे रिएक्शन होती है, जिसमें जो ऑक्सीजन के बिना रिएक्शन करते कार्बन डाइऑक्साइड और H2S, और ये यहाँ पर क्या करते हैं, सल्फर को निकाल देते हैं और वहां पर ऑक्सीजन निकलती है ना। जो हमारी नॉर्मल फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है और इनमें सल्फर बाहर निकलती है, और क्या बनता है, C6H12O6 H2O + 2S सल्फर। तो इनकी विशेषता ये होती है कि ये सल्फर को बाहर निकालते हैं। जब ये एनर्जी क्रिएट करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, तो क्या करते हैं, ग्लूकोज बन गया ना इनमें भी, तो सल्फर बाहर आती है। अब हम बात करेंगे इनका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। क्या एग्जाम्पल है इसका, ये इनका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। अब रासायनिक स्वपोषी जीवाणुओं की बात करें, ये तो हमारे प्रकाश स्वपोषी जीवाणु है। लेकिन अगर हम रासायनिक स्वपोषी की बात करें तो जो रासायनिक स्वपोषी है वो क्या करते हैं, वो लोग हमारे जो वातावरण के अकार्बनिक पदार्थों को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों में, और उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको यूज कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं ना, एक तो प्रकाश स्वपोषी और दूसरे होते हैं हमारे रासायनिक स्वपोषी हैं, वो हमारे
जो वातावरण की जितने अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जैसे अमोनिया है, जैसे कौन कौन से पदार्थ है, अमोनिया, अकार्बनिक पदार्थ अमोनिया, नाइट्रेट, फेरस, इन सबको क्या करते हैं, इन सबको कार्बनिक पदार्थों में बदलकर, अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके कार्बनिक पदार्थों में बदलकर उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे अमोनिया है, अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में। तो इस तरीके के जीवाणुओं को बोलते हैं हम रासायनिक स्वपोषी जीवाणु, जो रासायनिक क्रियाओं पर ही डिपेंड होकर अपना जीवन चक्र आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके के जीवाणुओं को बोलते हैं रासायनिक स्वपोषी जीवाणु। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रिकारक जीवाणुओं का एग्जाम्पल, जैसे इनका एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रिकारक जीवाणु। ठीक है, नाइट्रिकारक जीवाणु का एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, रासायनिक स्वपोषी, जो अमोनिया को किसमें बदलता है, नाइट्रेट में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो बैक्टीरिया दूसरों के ऊपर अपना पूर्ण रूप से खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं ना हेट्रोट्रॉफिक, जिसे बोलते हैं परजीवी। ठीक है, तो इस तरीके के बैक्टीरिया कितने तरीके के होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है, तो इसमें ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये दूसरों के ऊपर जीते हैं, मतलब खाने के लिए डिपेंड होते हैं दूसरों पर। तो इसमें जैसे जो सेप्रोफाइट्स हैं, सेप्रोफाइट्स, इनको क्या बोलेंगे, जो हमारे सेप्रोफाइट्स हैं इनको बोलते हैं सहजीवी। सेप्रोफाइट्स होते हैं हमारे मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। परजीवी जो हमारे दूसरों के ऊपर अपना जीवन, पैरासाइट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं मृतोपजीवी, परजीवी और सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स कहते हैं सहजीवी। ठीक है, और इनको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, जो मृतोपजीवी जो सड़े गले पदार्थों में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मृतोपजीवी। तो ये सड़े गले जो डेड और डिकेइंग लिखा है ना, डेड और डिकेइंग, जो मृत पौधों में, इन सबको विघटित करके और घुलनशील जो जटिल पदार्थ होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, उनको ये बैक्टीरिया विघटित कर देते हैं, घुलनशील कर देते हैं और हमारे पर्यावरण में ही मिक्स कर देते हैं, घुलनशील बना देते हैं। तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं, इस तरीके से जो बैक्टीरिया पोषण लेते हैं उनको बोलते हैं हमारे मृतोपजीवी। अब इनका जो मृतोपजीवी का हमारा जो एग्जाम्पल है ये कौन सा है, स्यूडोमोनास। ये आपको याद रखने हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल्स में आ सकता है, ये इस तरीके से ऑप्शनल में आ सकता है कि मृतोपजीवी का जो हमारे जितने मृतोपजीवी जीवाणु हैं वो इनमें से कौन सा है। तो 3-4 जीवाणुओं के नाम आ जाएंगे, या फिर एक मृतोपजीवी जीवाणु का नाम बताओ तो आपका स्यूडोमोनास। ठीक है, और आपका जो परजीवी पैरासाइट्स, कौन, पैरासाइट्स कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो दूसरों को होस्ट बनाकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, किसी दूसरे जंतु को या दूसरे पेड़ पौधे को, किसी को भी, और वो बनाकर, होस्ट बनाकर उसके ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरीके के जीवाणुओं को बोलते हैं परजीवी। ये रोग कारक होते हैं। ठीक है, पैथोजेंस होते हैं। जैसे टाइफाइड, इसका कौन सा बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। और सिम्बायोट्स हमारे वो होते हैं, सिम्बायोट्स वो सहजीवी जो एक दूसरे को कुछ ना कुछ यूजफुल होते हैं, एक दूसरे के लिए यूजफुल होते हैं। जैसे हमारा राइजोबियम,
राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और पौधे की जड़ में पाया जाता है। तो राइजोबियम क्या काम करता है? जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है? पौधे के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है और पौधे की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, और पौधा उसके बदले में उसे क्या देता है? एनर्जी देता है। पौधे से भोजन लेता है, एनर्जी लेता है, वो पौधे से लेता है। तो इस तरीके के बैक्टीरिया को बोलते हैं हम सिम्बायोट्स, सहजीवी बैक्टीरिया। ये तो था आपका बैक्टीरिया पोषण की दृष्टि से। अगर हम पोषण और आवास दोनों की दृष्टि से ले तो बैक्टीरिया को विभाजित किया जाता है कैसे? जैसे हम पोषण और आवास की दृष्टि से देखें तो बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है? बैक्टीरिया को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है हमारा, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया कि सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को बांटा उसकी संरचना की दृष्टि से, तो वो हमारे 4 तरीके के थे। उसके बाद नेक्स्ट हमने बैक्टीरिया को बांटा उनके पोषण की दृष्टि से, तो वो हमारे स्वपोषी और परपोषी थे। स्वपोषी के अंदर वो वाले बैक्टीरिया आए जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसके अंदर थे हमारे प्रकाश स्वपोषी और हमारे रासायनिक स्वपोषी जीवाणु। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया कि परपोषी जीवाणु, वो भी हमारे 3 तरीके के थे। 3 तरीके के हैं ना, कौन कौन से? परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। मैंने इन सब के एग्जाम्पल्स भी आपको बताए। अब हम नेक्स्ट, अगर इनको जितने भी हमारे जीवाणुओं हैं उनको पोषण और आवास दोनों की दृष्टि से बांटा जाए तो उनको हम बोलेंगे आर्की बैक्टीरिया। इसको हिंदी में भी आप आर्की बैक्टीरिया ही लिखेंगे, मैं इंग्लिश में लिख रही हूं। सेकंड हमारा यू बैक्टीरिया। ये इनके नाम है, इनके नाम भी ऐसे ही लिखे जाएंगे, तो आप इनको हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो अगर हम आर्की बैक्टीरिया को बांटे तो ये हमारे फर्दर 3 टाइप के होते हैं। आगे ये हमारे फिर दोबारा से 3 टाइप के होते हैं। ये हमारे होते हैं मेथेनोजन, इन्हें हिंदी में भी मेथेनोजन ही कहते हैं। हेलोफाइल, मेथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइट्स। ये आपको आ गया समझ में? इनको हिंदी में भी ऐसे ही लिखना है आपको। आर्की बैक्टीरिया आपके मेथोजन्स होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं और आपके थर्मोएसिडोफाइट्स होते हैं। और आपके यू बैक्टीरिया भी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं। जितने हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये कैसे होते हैं? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मीन्स रोग कारक, रोगकारी। चलो इसको मैं हिंदी में ही लिख देती हूं, रोगकारी। और दूसरे अरोगकारी। और इसके अंदर आते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स। इसके बारे में तो आपने अभी पढ़ा ही है, मैंने बताया था ना, प्रकाश स्वपोषी जीवाणु और दूसरा आपके होते हैं रासायनिक स्वपोषी। हेट्रोट्रॉफिक हमने पढ़ लिया। प्रजनन, प्रजनन हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे मोस्टली जितने जीवाणु हैं उनमें अलैंगिक प्रजनन होता है और कुछ में लैंगिक प्रजनन भी होता है। हम प्रजनन को बाद में पढ़ेंगे। आज हम अपना जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बैक्टीरिया का उपयोग भी मैं आपको बता देती हूँ। बैक्टीरिया बहुत सारे खाने की चीजों में यूज होता है, हमारी एंटीबायोटिक्स में यूज होता है। और बैक्टीरिया हमारे हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। जो यूजफुल होते हैं वो हमारे खाने में और हमारी दवाइयों में यूज होते हैं। हमारे जो जैसे राइजोबियम है तो ये क्या है? ये गुड है ना, ये यूजफुल है।
तो इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ये क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन के काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं उसमें कुछ हार्मफुल है और कुछ यूजफुल है। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारा माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी कवर होगा, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। जो हमारा 12th का चैप्टर है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पर ये वाला टॉपिक कवर होगा। तो आज हम बात करेंगे हमारे आर्की बैक्टीरिया की। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इन्हें माना जाता है कि ये बहुत प्राचीन समय से हैं। जिस समय मानव की उत्पत्ति हुई थी उस समय ये हमारे जो वातावरण में पाए जाते थे। बहुत प्राचीन बैक्टीरिया है। और दूसरा जो ये बैक्टीरिया है ये हर जगह पाया जाता है, हर कंडीशन में रह सकता है, क्योंकि ये बहुत एसिडिक मीडियम में रह सकता है। एसिडिक मीडियम मीन्स जहां पर पीएच बहुत ज्यादा हो, हाई पीएच में रह सकता है। बहुत हॉट जगह पर भी, हॉट क्लाइमेट में रह सकता है। 100 डिग्री या फिर इससे ज्यादा टेम्परेचर में भी रह सकता है। इसके अलावा ये लवणीय क्षेत्रों में रहता है, जैसे जहां पर सॉल्टी मीडियम, बहुत ज्यादा नमक वाले क्षेत्र में भी ये वाला बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया हर जगह रह सकता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी वॉल होती है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की, वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की और जो हमारे प्रोटीन्स की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। लेकिन जो इसकी जो आउटर वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? उसमें एस प्रोटीन पाया जाता है। इस वजह से वो हर कंडीशन में सरवाइव कर सकता है और वो ब्रेक भी नहीं हो सकती। तो हमारा जो आर्की बैक्टीरिया है वो हर कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अवर मैथोजन्स, ठीक है। पहला हमारा है मैथोजन। तो मैथोजन को आप नाम से ही समझ सकते हो कि, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको नहीं बताई अभी, कि जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है वो हमारे जितने भी चारा चलने वाले जितने भी जानवर होते हैं, र्यूमिनेंट्स होते हैं, जैसे हमारा गाय, भैंस, बकरी, ये जितने हमारे र्यूमिनेंट्स होते हैं, खरगोश, इनकी इंटेस्टाइन में, इनकी आंत में पाया जाता है। वहां पर वो होता है। क्यों? वो जो सेल्यूलोज खाते हैं, जो जानवर सेल्यूलोज खाते हैं, उनका सेल्यूलोज को तोड़ने के काम में आता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जो सेल्यूलोज होता है उसको तोड़ने के काम आता है। और ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो सेल की दीवारें होती हैं, पेप्टिडोग्लिकर की वहां पर बहुत ज्यादा कमी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और वहां पर क्या पाया जाता है? एक इंपॉर्टेंट बात, एस प्रोटीन चेन फॉर्म में, ठीक है। एस प्रोटीन की चेन बनी होती है उसके आउटर में, इसीलिए वो बैक्टीरिया हर कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक मैंने बताया था ना, वो होते हैं जो ससीम केंद्रित होते हैं और उनका केंद्रक होता है उसमें झिल्ली नहीं होती और उसमें कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। तो ये सबसे जो ये वाला बैक्टीरिया है बहुत सरल बैक्टीरिया है, हर कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। तो आर्की बैक्टीरिया का हम सबसे फर्स्ट वाला पार्ट, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हमारे मैथोजन, हैलोफाइल्स, इसको हिंदी में भी हेलोफाइल ही बोलेंगे, ठीक है। मैथोजन्स, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइट्स, चाहे आप इसको हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही जैसा नाम है इसका, थर्मोएसिडोफाइल। तो ये देखो हमारा फर्स्ट है मैथोजन, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है मैथोजन, मेथेन। ये ऐसा बैक्टीरिया है, ये मेथेन की उत्पत्ति करता है, मेथेन प्रोड्यूस करता है। तो मेथेन कहां पर प्रोड्यूस होती है? बहुत कूड़ा करकट वाले गंदे क्षेत्रों में मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है।
और दूसरा मीथेन गैस कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है एक तो गंदगी वाले क्षेत्रों में, दूसरा गोबर गैस। गोबर गैस गंदगी वाले क्षेत्रों को बोलते हैं कच्छ क्षेत्रों, और ये मीथेन को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये जो जितने भी हमारे र्यूमिनेंट्स हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, उनकी आंत में भी पाया जाता है मेथेनोजन। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ ही रहा होगा। हम मेथेनोजन के आगे जिसको समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो को रोक के देख सकता है, दोबारा से, मतलब वीडियो रोक रोक के लेक्चर को दोबारा से सुन सकता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मेथेनोजन के बारे में बस इतना ही है कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, गंदगी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और दूसरा, ये मीथेन गैस कैसे प्रोड्यूस करेंगे? H2 और कार्बन डाइऑक्साइड होती है गंदगी वाले क्षेत्रों में, ये CH4 बनाएंगे। ठीक है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और इनके उदाहरण है हमारे मेथेनोबैक्टीरियम, आपको ये उदाहरण याद रखने हैं, मेथेनोबैसिलस। ठीक है, मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोबैसिलस और मेथेनोकोकस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नेक्स्ट इसके बाद हमारा दूसरा वाला बैक्टीरिया देखेंगे जो है हमारा हेलोफाइल। हेलोफाइल है हमारा, हेलोफाइल वो है जो लवणीय क्षेत्रों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है खुद इसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट मीडियम होता है, इसीलिए ये नमक वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सरवाइव कर सकता है। ये झीलों, नमक के दलदल आदि में पाया जाता है और इनमें सेलुलर डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, क्लोराइड्स में पंप करने के लिए हेलोरोडॉप्सिन नामक रसायन होता है। ये बात याद रखने वाली है। इनके अंदर कौन सा रसायन होता है? हेलोरोडॉप्सिन। और एक बात और आपको मैं बता दूं, जब ये वाले बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके नीट के एग्जाम के लिए, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपको, ये बैक्टीरिया जब प्रकाश के सामने आते हैं, जब इन बैक्टीरिया पर प्रकाश पड़ता है तो इनकी जो बाहरी झिल्ली है वो बैंगनी रंग की हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये इनकी जो बाहरी झिल्ली है वो बैंगनी रंग की हो जाती है, जो क्या करती है, इसको मेटाबॉलिक गतिविधियों में सहायता करती है। जो इनकी बाहरी, जब ये प्रकाश की, आप बात लिख लो, कॉपी में लिख लेना, जब ये प्रकाश के सामने आते हैं, जब या फिर इन बैक्टीरिया पर प्रकाश पड़ता है तो इनकी जो बाहरी झिल्ली है ये बैंगनी रंग की हो जाती है। और बैंगनी रंग की होने की वजह से क्या करती है, मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें ये अपना योगदान देती है, उसके लिए ऊर्जा देती है इनको। ठीक है, तो ये बात याद रखने वाली है। इन बैक्टीरिया को बोलते हैं लवण स्नेही भी, लवण स्नेही बैक्टीरिया। अब हमारा लास्ट है इसका थर्ड पार्ट। आर्की बैक्टीरिया को आज हमने पूरा कवर कर लिया है, इसका थर्ड पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। पोषण की दृष्टि से बैक्टीरिया कितने भागों में बांटा जाता है? पोषण और आवास की दृष्टि से हमारा बैक्टीरिया बांटा जाता है 3 पार्ट्स में, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और हमारा माइकोप्लाज्मा। अभी तक आपने माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा था ना कि माइकोप्लाज्मा क्या है, बहुत छोटा जीवाणु है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम अपना आर्की बैक्टीरिया को कवर कर रहे हैं, जो हमारा सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है और जो हर एक एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। तो कौन कौन से होते हैं वो? मेथेनोजन होते हैं हमारे, हेलोफाइल्स होते हैं और थर्मो एसिडोफाइट्स होते हैं। हमने 2 कवर कर लिए, मेथेनोजन और हमारे हेलोफाइल्स। मेथेनोजन मीथेन प्रोड्यूस करती हैं
और जो हमारे हेलोफाइल्स हैं ये लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट आवर इज हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, हमारे अगले हैं, उसका नहीं, मैं यहीं पर ही समझा देती हूँ आपको, बैक में ही हमारे होते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स आप यहां से लिख लेना देखकर। थर्मो प्रोटियस इसका एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल एक होलो बैक्टीरियम भी है, जो एक्स्ट्रा बता रही हूं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। होलो बैक्टीरियम ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है इसके, ये हेलोफाइल्स के। होलो बैक्टीरियम और हेलोकोकस, हेलोकोकस। ठीक है, इसके अलावा इसके दो एग्जाम्पल भी है, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। अब हमारा नेक्स्ट बैक्टीरिया है हमारा थर्मो एसिडोफाइट। यहीं पर ही हम देख लेंगे, यहां पर थोड़ी जगह कम है तो हम यहां देख लेते हैं। हमारा है थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल वो बैक्टीरिया है, थर्मो मीन्स हॉट, गरम, एसिडो मीन्स एसिड, जहां पर पीएच बहुत ज्यादा हो, जो सरवाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है बहुत हॉट क्लाइमेट में, बहुत हॉट कंडीशन में, और हमारे एसिडिक मीडियम में, तो उनको बोलते हैं हम थर्मो एसिडोफाइल। तो इस तरीके का जो जीवाणु होता है वो बहुत गर्म और एसिडिक मीडियम में भी पाया जाता है। और जिस तरीके से हमारे जो लास्ट दो जीवाणु थे वो ऑक्सीजन रहित जगहों पर पाए जाते थे, जहां पर ऑक्सीजन नहीं हो, लेकिन ये वाला जो जीवाणु है हमारा, ये ऑक्सीजन मतलब एयर में पाया जाता है, जहां पर ऑक्सीजन होती है वहां पर पाया जाता है। और ये वहां पर भी पाया जाता है जहां पर पीएच वैल्यू 2 हो, वहां पर भी ये रह सकता है, उस कंडीशन में भी रह सकता है। तो इसके एग्जाम्पल है हमारे, ये आपको समझ में आया, थर्मो एसिडोफाइल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है थर्मो प्लाज्मा। थैंक यू।